So, hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck. So, we are continuing with our unit on Second World War. So, हम अपने Second World War वाले यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ ISC बोर्ड. तो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12th ISC बोर्ड एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, then please do it, because then only you will be getting a notification for further videos, right? So we are continuing with our unit on Second World War. अब हम Second World War को कंटिन्यू कर रहे हैं. So I request you all कि आपको Second World War समझने के लिए पहले आपको कौन कौन सी वीडियोस देखना है. So number 1, you have to watch the video on the background of the Second World War. अगर आपने बैकग्राउंड वाला वीडियो देख लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम के इंटरनेशनल रिलेशंस क्या रहे हैं. सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. सो व्हेनेवर वी आर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दैट टाइम पीरियड. ठीक है, तो आपको उसका बैकग्राउंड समझने के लिए एक वीडियो बना हुआ है हमारा. सो उसका नाम इस तरीके से है, बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंटरनेशनल रिलेशंस. उसमें 1933 से लेकर 1939 तक के इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस किया गया है. सो आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो यू हैव टू वॉच पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किया है. ओपनिंग मूव्स में क्या डिस्कस किया है हमने कि किस तरीके से आपकी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई है. ठीक है, तो आप पार्ट 1 देखेंगे. फिर उसके बाद कमिंग ऑन टू द पार्ट 2, जो पार्ट 2 वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर भी हमने ओपनिंग मूव्स को ही कंटिन्यू किया था और ओपनिंग मूव्स को डिस्कस किया था. नाउ इन द पार्ट 3 वी हैव डिस्कस्ड द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस. तो किस तरीके से जो आपके एक्सिस पार होती हैं, उनका जो ऑफेंसिव होता है, जो उनका एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, वो वाइडन होता जाता है. तो then you are going to watch that video. Then after that you have to watch that video, that is the offensives held in check. Offensives held in check जो कि आपका पार्ट 4 है, उसको आप देखेंगे. उस वीडियो के अंदर हमने 3 मेजर चीजें डिस्कस की थी. नंबर 1 was your Midway Island, then we have discussed El Alamein and Stalingrad. ठीक है, तो ये 3 जगहों पे को हमने डिस्कस किया था. यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपकी जो एक्सिस फोर्सेस होती हैं वो धीरे धीरे अब क्या होना शुरू हो गई हैं, डिफीट उनका होना शुरू हो गया है और अलाइड पार की विक्ट्री शुरू हो गई है. सो कमिंग ऑन टू आवर टुडेज क्लास. सो आज के क्लास में हम पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 5. सो पार्ट 5 में हम ये डिस्कस करेंगे. ये हमारा बेसिकली वर्ल्ड वॉर का लास्ट ही पॉइंट है. ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे. सो एज वी आर डूइंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हम सबको पता है. क्या है टाइम पीरियड? वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिकॉल इट. इट इज फ्रॉम 1939 टू 1945. सो यानी कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स लास्ट पॉइंट. सो जब मैंने अपनी फर्स्ट क्लास शूट की थी, तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस ओपनिंग मूव्स. नंबर 2 वी गोना डिस्कस अबाउट द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस, कि किस तरीके से आपकी एक्सिस पावरफुल होती जा रही है. नंबर 3 वी गोना डिस्कस अबाउट द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक.
तो ये 3 पॉइंट्स तो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग ऑन टू आवर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एक्सेस पावर्स डिफीटेड. तो किस तरीके से आपकी एक्सेस पावर डिफीट हो जाती है और अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है. तो इट हैपेंड इन द टाइम पीरियड फ्रॉम जुलाई 1943 टू अगस्त 1945. तो आप देख रहे हो कि 1943 से लेकर 1945 का जो टाइम पीरियड रहा है वो मेजरली क्या रहा है, आपके एक्सेस पावर के डिफीट का टाइम पीरियड रहा है. सो सबसे पहले हम एक चीज को फिर से रिकॉल करते हैं. क्या रिकॉल करना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में लड़ाई जा रही थी, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में हो रहा था. सो इट वाज फॉट बिटवीन एक्सेस फोर्सेस एंड अलाइड पावर. तो आपके एक्सेस फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? वन वाज योर इटली, जर्मनी एंड जापान. ये आपकी मेजर कंट्रीज जो रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं एक्सेस फोर्सेस में? इटली, जर्मनी एंड जापान. नाउ कमिंग ऑन टू योर अलाइड पावर्स. अलाइड पावर्स में आपकी मेजर कंट्रीज कौन कौन सी रही हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर. ये आपकी मेजर अलाइड पावर्स में रही हैं. तो ये वॉर एक्सेस फोर्सेस और अलाइड पावर के बीच में हो रहा था. और मैं आपको कंक्लूडिंग रिजल्ट भी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, दैट इज कि आपका एक्सेस फोर्सेस का डिफीट हो जाता है और अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है. सो जब आपसे अगर कोई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन दिस दैट हाउ द एक्सेस पावर्स डिफीटेड, कि किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस का डिफीट हुआ है, तो इसके अंदर आपको मेजरली 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है. सो व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? इट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्सेस फोर्सेस में हमारी 3 कंट्रीज आती हैं और इन 3 कंट्रीज से हमारे 3 पॉइंट्स बन जाएंगे. कैसे बनेंगे? नंबर 1 इटली. तो इटली हमारी एक कंट्री रही है, जर्मनी एक रही है एंड जापान एक रही है. सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई आवर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंट्रीज ओनली. ठीक है, तो इटली से हम रिलेट करेंगे द फॉल ऑफ इटली. तो पहला जो आपका पॉइंट क्रूशियल पॉइंट रहेगा एक्सेस पावर डिफीटेड के अंदर, वो रहेगा द फॉल ऑफ इटली. तो सबसे पहले हम इटली के फॉल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपकी पहली कंट्री थी, तो पहला पॉइंट भी इटली से रिलेटेड हो गया, द फॉल ऑफ इटली को पढ़ेंगे. फिर योर सेकेंड कंट्री इज जर्मनी. अब जर्मनी से हम पढ़ेंगे द असॉल्ट ऑन जर्मनी. असॉल्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके का अटैक. मेजरली वैसे असॉल्ट को फिजिकल अटैक से एसोसिएट किया जाता है, बट मेजर ब्रॉडर सेंस में अगर इसका मतलब देखा जाए तो असॉल्ट का मतलब होता है अटैक. तो किस तरीके से अटैक हुआ जर्मनी के ऊपर. ठीक है, नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इज योर जापान. सो जापान से हम ये पढ़ेंगे द डिफीट ऑफ जापान, कि किस तरीके से आपके जापान का डिफीट होता है. तो आपको एक्सेस पावर डिफीटेड के अंदर क्या बताना है? द फॉल ऑफ इटली, कि किस तरीके से आपके इटली का फॉल होता है. नंबर 2 द असॉल्ट ऑन जर्मनी, कि किस तरीके से जर्मनी के ऊपर अटैक किया जाता है और जर्मनी का डिफीट होता है. नंबर 3 द डिफीट ऑफ जापान. ये तो हो गए आपके 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ नंबर 4 यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशन ओवरलोड, जो कि आपका 6 जून 1944 में हुआ है. देखो ये ऑपरेशन जो है 6 जून 1944 में ऑपरेशन ओवरलोड, जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो उसी के बीच में हम ये डिस्कस करेंगे. बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑपरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर आपका बनेगा इनकी डिफीट के लिए. तो अब आप ये देखेंगे इस वीडियो में हम ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. आप ये 4 पॉइंट्स अगर अच्छे से समझकर अपने आंसर में लिखोगे देन दिस आंसर इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट. आई होप आपको समझ में आ गया कि हम
किन 4 पॉइंट्स को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 वी गोना डिस्कस अबाउट द फॉल ऑफ इटली, तो किस तरीके से आपका इटली का फॉल होता है ये हम पढ़ेंगे। नंबर 2 वी गोना टॉक अबाउट द असॉल्ट ऑन जर्मनी, यानी कि किस तरीके से जर्मनी के ऊपर अटैक किया गया और जर्मनी का डिफीट हो गया। नंबर 3 वी गोना डिस्कस अबाउट द डिफीट ऑफ जापान, कि किस तरीके से आपके जापान का डिफीट हो गया, तो ये पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 4 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशन ओवरलोड। ऑपरेशन ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ शॉर्ट नोट या 2 मार्कर्स में आपसे पूछ सकते हैं। So as we are doing the Axis powers defeated, कि किस तरीके से आपकी Axis power का defeat होता है। So the point number 1 which we are going to discuss is the fall of Italy, क्योंकि हमें पता है कि 3 Axis forces जो मेजर थी वो कौन कौन सी थी आपकी, जर्मनी, इटली, जापान। तो अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट में इटली को डिस्कस करेंगे। सो इटली के अंदर द फॉल ऑफ इटली, तो किस तरीके से आपकी इटली का डिफीट होता है। सबसे पहले तो हम ये कंट्री को स्टडी करेंगे कि इटली का डिफीट किस तरीके से होता है, कि आपकी अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज इन एक्सिस कोलैप्स, तो ये पहली स्टेज है एक्सिस फोर्सेस के कोलैप्स की। सो द फॉल ऑफ इटली इज द फर्स्ट स्टेज इन एक्सिस कोलैप्स, तो ये पहली स्टेज रही है आपके एक्सिस के कोलैप्स में। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रूप्स लैंडेड इन सिसिली फ्रॉम सी एंड एयर एंड क्विकली कैप्चर्ड द होल आइलैंड। सो क्या होता है आपका, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रूप्स, तो ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स आपका किसका पार्ट हो गई, आपकी अलाइड पावर्स का, ठीक है। तो अलाइड पावर्स एक तरफ है और एक्सिस फोर्सेस एक तरफ है। तो ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स लैंडेड इन सिसिली, ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स कहाँ लैंड करते हैं, सिसिली में, फ्रॉम द सी एंड एयर, तो यानी कि सी वाले जगह से भी इन्होंने लैंड किए सिसिली में और एयर से भी, हवा से भी, एंड क्विकली कैप्चर्ड द होल आइलैंड, तो इन्होंने पूरा का पूरा आइलैंड कैप्चर कर लिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ट्रूप्स ने, इन दोनों ने मिलके। दिस कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ मसोलिनी। अब हमारे वहां के लीडर कौन थे, इटली के, मसोलिनी, तो मसोलिनी का डाउनफॉल हो गया। हु वाज डिसमिस्ड बाय द किंग, मसोलिनी को किंग क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, कि भाई यहाँ से ब्रिटिशर्स और अमेरिकन आ गए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये देखते हुए मसोलिनी को कौन डिसमिस कर देते हैं, किंग। अलाइड ट्रूप्स क्रॉस्ड टू सैलर्नो, रेगियो एंड टैरेंटो ऑन द मेनलैंड एंड कैप्चर्ड नेपल्स। सो जो आपके अलाइड ट्रूप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलाइड ट्रूप्स क्रॉस्ड टू सैलर्नो, रेगियो एंड टैरेंटो ऑन द मेनलैंड एंड कैप्चर्ड नेपल्स। सो वो ये वाली जगहों को भी कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो आपके अलाइड ट्रूप्स हैं वो क्या क्या क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हुए जाते हैं, यानी कि पहले वो सैलर्नो गए, फिर रेगियो गए, फिर टैरेंटो गए, फिर बाद में जाकर उन्होंने नेपल्स को भी कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मसोलिनी का डाउनफॉल हो गया और जो आपके एक्सिस फोर्सेस है अब धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ही डिफीट हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आई होप। सो एज वी आर डूइंग द एक्सिस पावर डिफीटेड, और इसके अंदर हम फॉल ऑफ इटली को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो आपके मसोलिनी होते हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, और मसोलिनी का डाउनफॉल हो रहा है तो उनको किंग ने क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो अब मसोलिनी की जगह पर कोई और लीडर आएंगे, तो देखते हैं वो कौन है। सो मार्शल बाडागोलियो, ठीक है, मार्शल बाडागोलियो, मसोलिनीज सक्सेसर,
तो मसोलिनी के जो सक्सेसर है वो कौन है? मार्शल बाडागोलियो. So Marshal Badagoglio, Mussolini's successor, signed an armistice and brought Italy into the war on the Allied side. तो आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चेंज आया है वॉर के अंदर. आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरा टाइम इटली आपके किसके साथ रहे थे? एक्सिस फोर्सेस के साथ. जैसे ही आपके मार्शल बाडागोलियो आए जो कि मसोलिनी के सक्सेसर थे, इन्होंने एक आर्मिसाइज साइन किया, यानी कि एक ट्रीटी साइन करी, एक पैक्ट साइन किया जिसके अंदर एंड ब्रॉट इटली इनटू द वॉर ऑन द अलाइड साइड. और इन्होंने इटली को कहां पर ले आए? ये अलाइड साइड पर ले आए. तो यानी कि अब आपकी इटली एक्सिस फोर्सेस के साथ नहीं है. अब आपकी इटली किसकी तरफ आ गई? अलाइड पार की तरफ आ गई. तो जैसे ही इटली अलाइड पार की तरफ आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस फोर्सेस तो आपकी वीक हो गई. एक्सिस फोर्सेस वीक हो गई मतलब अब एक्सिस फोर्सेस में आपकी जो मेजर दो कंट्रीज है, अब सिर्फ दो कंट्रीज मेजर रह गई, जर्मनी और जापान. इटली ने तो अपनी साइड ही चेंज कर ली. अब इटली किसकी तरफ हो गई? किसकी तरफ हो गई इटली? इटली आपकी हो गई अलाइड पार की तरफ. एक्सिस पार की तरफ अब इटली नहीं है. So the elimination of Italy did contribute towards the final Allied victory. So जो elimination रहा इटली का did contribute towards the final Allied victory. So आप देख रहे हो जैसे ही मसोलिनी की जगह उनके सक्सेसर आए, उन्होंने फटाफट आकर क्या बोला कि हम एक्सिस की तरफ है ही नहीं, हम तो अलाइड पार की तरफ है. और जो एलिमिनेशन हो गया, यानी कि एलिमिनेट कहां से हुआ आपका इटली? एक्सिस फोर्सेस से. जैसे ही आपका इटली एलिमिनेट हो गया और वो कहां चला गया? अलाइड पार की तरफ. सो द एलिमिनेशन ऑफ इटली डिड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फाइनल अलाइड विक्ट्री. तो अब आप ये देखोगे कि एक्सिस फोर्सेस में से इटली का एलिमिनेशन हो गया है. अब इटली आपके अलाइड पार की तरफ आ गए हैं, तो इसकी वजह से फाइनली अलाइड को विक्ट्री मिलती है. अब कैसे विक्ट्री मिलती है? हाउ? नाउ द क्वेश्चन अराइज ना कि किस तरीके से इटली की हटने की वजह से अलाइड पार विक्टोरियस हो जाता है. हाउ? सो इसके मेजरली दो रीजंस हैं. नंबर वन, इटली provided air bases for bombing the Germans in the Central Europe and the Balkans. तो जैसे ही इटली अपना साइड शिफ्ट करता है, यानी कि पहले तो एक्सिस फोर्सेस के साथ होते हैं, अब एक्सिस फोर्सेस से हटकर कहाँ आ गए? अलाइड पार के उधर. तो अलाइड पार के साथ जब वो मिल गए तो इटली प्रोवाइडेड एयर बेसिस फॉर बॉम्बिंग द जर्मन्स. तो इटली क्या करता था? एयर बेस प्रोवाइड करने लगा. किस लिए? फॉर बॉम्बिंग द जर्मन्स. जर्मन्स के ऊपर अब बॉम्ब फेंकने के लिए उन्होंने एयर बेस प्रोवाइड किया इन सेंट्रल यूरोप एंड द बाल्कन. सेंट्रल यूरोप वाले रीजन में और बाल्कन्स में. ठीक है. सो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या किया? फर्स्ट रीजन आपका क्या रहेगा कि इन्होंने एयर बेस प्रोवाइड किया फॉर बॉम्बिंग द जर्मन्स, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक्सिस पावर्स आर गोइंग टू बी डिफीटेड. कि मतलब अब तीन लोग एक बैटल लड़ रहे हैं और दो लोग लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब तीन की जगह कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए ना. दो लोग से मेरा मतलब है दो कंट्रीज हो गई. तो अब सिर्फ इस साइड पर कौन रह गया आपका? जर्मनी और जापान. इटली तो अलाइड की तरफ चला गया. तो ये बहुत ही एक्सिस फोर्सेस वालों को तो लगा हाय हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया. ठीक है. सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2, द जर्मन ट्रूप्स. अब जर्मनी कैसे इस सिचुएशन को रिएक्ट करेगा? ठीक है. सो द जर्मन ट्रूप्स वर केप्ट ऑक्यूपाइड व्हेन दे वर नीडेड टू रेजिस्ट द रशियंस. अब जैसे ही इटली आपका जर्मनी को छोड़ के गया, यानी कि एक्सिस फोर्सेस को छोड़ के जैसे ही इटली अलाइड पार की तरफ गया, उसी समय पर जर्मन ट्रूप्स वर केप्ट ऑक्यूपाइड. यानी कि जो जर्मनी के ट्रूप्स थे वो इटली को वापस अपनी तरफ खींचने में लग गए. उन्होंने पूरी कोशिश करी जर्मनी वालों ने कि इटली किसी तरीके से हमारे साथ वापस आ जाए,
पर ऐसा हुआ नहीं. So the German troops were kept occupied when they were needed to resist the Russians. So German troops occupied रहे जिस समय पर उनको रशिया के ऊपर अटैक करना चाहिए था आपकी एक्सेस फोर्सेस को, उस समय पर वो इटली के साथ ही ऑक्यूपाई रह गए, यानी कि इटली के साथ ही लड़ाई लड़ते रहे कि भाई तुम वापस आ जाओ, ये कर लो वो कर लो. सो इस तरीके का सिनेरियो बिल्डअप हो गया. सो दिस इज हाउ द फॉल ऑफ इटली हैपेंड. सो आप देखेंगे इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मार्शल बाटागोलियो, जो कि मसोलिनी के सक्सेसर रहे हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइड शिफ्ट कर दिया. उन्होंने एक्सेस फोर्सेस से हटाकर इटली को किस तरफ कर दिया, अलाइड पावर की तरफ कर दिया. अलाइड पावर की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक्सेस फोर्सेस आर गोइंग टू गेट डिफीटेड. सो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, द एक्सेस पावर्स डिफीटेड. तो ये पहला आपका मेजर इवेंट हुआ, फर्स्ट मेजर इवेंट, कि अब आपका फॉल ऑफ इटली हो गया, यानी कि इटली अब आपका एक्सेस फोर्सेस के साथ नहीं रहा और अलाइड पावर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से आपकी अलाइड पावर विक्टोरियस हो गए और एक्सेस फोर्सेस का डिफीट हो गया. और कैसे इटली ने हेल्प किया अलाइड पावर को और एक्सेस पावर को डिफीट किया. नंबर 1, वो एयरबेस प्रोवाइड करने लगे फॉर बॉम्बिंग द जर्मन्स. ठीक है. नंबर 2, जो जर्मनी वाले थे, जर्मन ट्रूप्स वर केप्ट ऑक्यूपाइड देन व्हेन दे वर नीडेड टू रेजिस्ट द रशियंस. जब उनको रशियंस के ऊपर अटैक करना चाहिए था जर्मनी को, उस टाइम पर तो वो इटली के साथ ही बिजी रह गए. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट नंबर 1, that is the fall of Italy. So as we are doing the Second World War, और Second World War में भी हम क्या कर रहे हैं, the Axis powers defeated. So इसके अंदर हम point number A discuss कर चुके हैं, that is the fall of Italy. इटली का fall हमने discuss कर लिया है. Now we're going to talk about the very important operation which happened at that point of time. ठीक है. तो किस तरीके का important operation हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. So Operation Overlord. So Operation Overlord is a very very crucial operation. So it happened on 6th June 1944. So अब आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही साल रह गया है वर्ल्ड वॉर को एंड होने में. सो ये ऑपरेशन कौन सी डेट को हुआ है, 6th June 1944. द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर आपको डेट पता होगा तो आप बाकी के इवेंट्स के साथ भी इसको मिक्सअप नहीं करेंगे. ठीक है. सो डू फोकस ऑन द डेट. ये अगर आप 2 मार्कर लिख रहे हैं और 2 मार्कर लिखते टाइम आपने डेट पे भी अगर प्रॉपरली एम्फेसाइज किया तो फिर आपको बहुत अच्छे एग्जामिनर मार्क्स देंगे. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द ऑपरेशन ओवरलोड, कि क्या था ऑपरेशन ओवरलोड, व्हाट हैपेंड इन दैट, ये क्यों किया गया, क्या हुआ इस ऑपरेशन में, तो अब ये पढ़ेंगे हम. सो ऑपरेशन ओवरलोड, लोड का मतलब क्या होता है, बर्डन. ठीक है. ऑपरेशन ओवरलोड, अभी मैं इसके ऊपर जाती हूँ. ऑपरेशन ओवरलोड, द इन्वेजन ऑफ फ्रांस. इसके अंदर क्या किया गया, इन्वेजन किसका किया गया, फ्रांस का. द इन्वेजन ऑफ फ्रांस को हम ऑपरेशन ओवरलोड के अंदर पढ़ेंगे. ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फ्रंट, इसको हम सेकेंड फ्रंट भी कहते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ ऑपरेशन ओवरलोड, then what are you going to tell? You are going to tell the second name of operation overload is the second front. ठीक है. began on D-Day 6th June 1944. अगर ऑपरेशन ओवरलोड की जगह वर्ड यूज हो जाए D-Day, तो D-Day से कंफ्यूज मत होना, D-Day का मतलब भी ऑपरेशन ओवरलोड ही है. ठीक है. सो ऑपरेशन ओवरलोड, द इन्वेजन ऑफ फ्रांस. तो यानी कि व्हाट हैपेंड, ऑपरेशन ओवरलोड में क्या हुआ, इन्वेजन हुआ फ्रांस का.
इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फ्रंट बिगैन ऑन D-Day 6 जून 1944। तो 6 जून 1944 को ये इवेंट हुआ है। नाउ द रशियंस, अब रशियंस किसका पार्ट है आपके? अलाइड पावर्स का, ठीक है। सी द रशियंस had been urging the allies to start the second front ever since 1941. So रशियंस जो थे, जो कि यूएसएसआर आपका उस टाइम पर अलाइड पावर का ही पार्ट रहा है, सो द रशियंस हैड बीन अर्जिंग द अलाइज, बहुत ज्यादा इन्होंने अलाइज को बोला टू स्टार्ट द सेकेंड फ्रंट, कि आप सेकेंड फ्रंट स्टार्ट करो। सेकेंड फ्रंट स्टार्ट करो से क्या मतलब है? इन्वेजन ऑफ फ्रांस को स्टार्ट करो एवर सिंस 1941। सो ये 1941 से ये कहते थे कि आप रशिया को इन्वेड करो टू रिलीव प्रेशर ऑन देम, टू रिलीव प्रेशर ऑन देम। तो यानी कि रशिया अपना प्रेशर कम करने के लिए और सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर डालने के लिए? फ्रांस के ऊपर डालने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ये वाली चीज की जाए। तो रशिया के ऊपर ऑब्वियसली बर्डन कम हो जाएगा ना अगर फ्रांस भी उनके साथ में आ जाएगा तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओवरलोड, यानी कि रशिया को अपना बर्डन कम करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? फ्रांस के ऊपर इन्वेजन किया। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। सो एज वी आर डूइंग ऑपरेशन ओवरलोड, सो इट हैपेंड ऑन 6 जून 1944। अब रशिया आपके चाहते थे ऑपरेशन ओवरलोड हो, यानी कि इन्वेजन ऑफ फ्रांस हो। तो क्या हुआ? द लैंडिंग्स took place from sea and air on a 60-mile stretch of Normandy beaches. तो नॉर्मैंडी बीचेस के वहां पर लैंडिंग्स होने लगी from sea and from air. So the landings took place from sea and air on a 60-mile stretch of Normandy beaches, यानी कि नॉर्मैंडी बीचेस के ऊपर आपकी लैंडिंग्स होने लगी, ट्रूप्स की लैंडिंग, उनके एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग, इस तरीके से। देयर वाज स्ट्रॉन्ग जर्मन रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली जर्मनी इज गोइंग टू रेजिस्ट दैट ना। क्यों जर्मनी क्यों रेजिस्ट करेगा? क्योंकि एक तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ लिया कि इटली भी उन्होंने ले लिया, इटली अलाइड पावर की तरफ चला गया। तो अब ऑब्वियसली जर्मनी तो कोशिश करेगा ना कि किसी भी तरीके से फ्रांस उनके कब्जे में ना आ जाए, क्योंकि अगर फ्रांस भी अलाइड पावर की तरफ हो गया या अलाइड पावर की तरफ चला गया या उन्होंने उसको इन्वेड कर लिया, कैप्चर कर लिया, तब तो एक्सिस फोर्सेस का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो देयर वाज स्ट्रॉन्ग जर्मन रेजिस्टेंस। जर्मनी ने बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट किया कि भाई इन्वेजन ऑफ फ्रांस किसी तरीके से रुक जाए। बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, जैसे ही एंड हुआ फर्स्ट वीक का, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक 3,26,000 men with tanks and heavy lorries had landed safely. तो आपके फर्स्ट वीक के एंड में ही 3,26,000 men with tanks and heavy lorries had landed safely. इतने सारे टैंक्स और इतने सारे आर्मी कमांडर्स आपके वहां पर लैंड कर जाते हैं, तो फिर आपका ये वाला ऑपरेशन होगा ही होगा, ठीक है। सो इट वॉज अ रिमार्केबल ऑपरेशन। सो ये जो आपका ऑपरेशन ओवरलोड बोला गया है, it has been called a remarkable operation. It was a remarkable operation. It made use of prefabricated mulberry harbors. यहाँ पर prefabricated mulberry harbors का यूज किया गया इस ऑपरेशन में।
इसलिए ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल बोला गया है. Which were towed across from Britain and positioned close to the Normandy coast. तो यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड मलबरी हार्बर्स का यूज किया गया, which were towed across from Britain and positioned close to the Normandy coast. वो टोड थे ब्रिटेन वाली जगह से और पोजीशन क्लोज थे टू दी नॉर्मैंडी कोस्ट, नॉर्मैंडी कोस्ट के पास में थे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑपरेशन ओवरलोड. इसमें हमने इन्वेजन ऑफ फ्रांस के बारे में बात की है. आई होप आपको ऑपरेशन ओवरलोड समझ में आ गया है और किस तरीके से ऑपरेशन ओवरलोड ने भी कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दी victory of allies at the defeat of the Axis power. ठीक है? So as we are doing Second World War and we are doing our topic the Axis powers defeated, कि किस तरीके से आपकी जो Axis power है उनका डिफीट होता है. So हम अपना पॉइंट नंबर 1 कवर कर चुके हैं, in which we have talked about the fall of Italy, कि किस तरीके से आपके इटली का फॉल होता है. तो फर्स्ट पॉइंट हमने वो कवर किया. फिर सेकेंड पॉइंट में वी टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन ओवरलोड. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड द इन्वेजन ऑफ फ्रांस. उसके अंदर हमने फ्रांस का इन्वेजन डिस्कस किया. नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द असॉल्ट ऑन जर्मनी. असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है अटैक. ठीक है? द असॉल्ट ऑन जर्मनी. तो यानी कि अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी अलाइड पावर ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया. असॉल्ट का मीनिंग क्या हो गया? अटैक. ठीक है? सो विद द सक्सेस ऑफ द सेकेंड फ्रंट, सेकेंड फ्रंट क्या है आपका? ऑपरेशन ओवरलोड, दैट इज इन्वेजन ऑफ फ्रांस. यानी कि जैसे ही आपकी अलाइड पावर को फ्रांस की इन्वेजन में सक्सेस मिला, उन्होंने अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम किसको अटैक करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू अटैक जर्मनी. सो विद द सक्सेस ऑफ द सेकेंड फ्रंट, द अलाइज began to gather themselves together for the invasion of Germany itself. तो जैसे ही वो सेकेंड फ्रंट वाले उसमें सक्सेसफुल रहे, allies began to gather themselves, सारे allies इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या सोचा, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई? Together for the invasion of Germany itself, कि अब हम सेकेंड फ्रंट में सक्सेसफुल हो गए तो अब हम जर्मनी को इन्वेड करेंगे. नाउ द वॉर वॉज प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि जो इन्वेजन ऑफ जर्मनी का जो ये इवेंट रहा है, ये वाली जो वॉर रही है वो लंबे समय तक चली है. द वॉर वॉज प्रोलॉन्ग्ड बाय द डेस्परेट जर्मन रेजिस्टेंस. तो यानी कि आपके जो जर्मन्स है उन्होंने भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस किया कि भाई हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है. तो जर्मनी ने भी आसानी से नहीं कि हमें आके आप इन्वेड कर लो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा. ठीक है? सो द वॉर वॉज प्रोलॉन्ग्ड बाय डेस्परेट जर्मन रेजिस्टेंस. एक तो जर्मनी ने बहुत रेजिस्ट किया जब अलाइड पावर उनके ऊपर इन्वेजन करने के लिए आई. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड बाय फर्दर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन दी ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स, आपके ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स के बीच में भी काफी तरीके के डिसएग्रीमेंट रहे कि जर्मनी को किस तरीके से इन्वेड करना है. तो ब्रिटिशर्स कुछ और कह रहे थे, अमेरिकन्स कुछ और कह रहे थे. लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि ब्रिटिश और अमेरिकन्स क्या है? दोनों इकट्ठे ही है. दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? दोनों अलाइड पावर का ही पार्ट है. नाउ मोंटेगोमेरी वांटेड अ रैपिड थ्रस्ट. जो आपके मोंटेगोमेरी थे, जो ये वाले जनरल थे, दे वांटेड अ रैपिड थ्रस्ट
टू रीच बर्लिन. बर्लिन क्या है आपका? जर्मनी का कैपिटल उस समय का. सो मोंटेगोमेरी वांटेड अ रैपिड थ्रस्ट टू रीच बर्लिन बिफोर द रशियंस. मोंटेगोमेरी चाहते थे कि हम लोग बर्लिन पे पहले पहुंच जाए बिफोर द रशियंस. रशियंस के से पहले हम पहुंच जाए. बट ईजनहोवर, जो आपके ईजनहोवर थे, फेवर्ड अ कॉशियस एडवांस. ईजनहोवर ने बोला कि नहीं भाई, हम तो कॉशियस एडवांस करेंगे. कॉशियस एडवांस मतलब कॉशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जर्मनी को इन्वेड करने के लिए. वेराज मोंटेगोमेरी का डिफरेंट ओपिनियन था. तो आप देख रहे हो कि यूएसए का अलग ओपिनियन है और ब्रिटिशर्स का अलग ओपिनियन है रिगार्डिंग द इन्वेजन ऑफ जर्मनी. अ कॉशियस एडवांस अलोंग अ ब्रॉड फ्रंट. तो ईजनहोवर कह रहे थे आपके कि हम धीरे धीरे इन्वेड करेंगे जर्मनी को. वेराज मोंटेगोमेरी कह रहे थे आपके कि चलो फटाफट चल के जाके इन्वेजन करते हैं ताकि रशिया हमसे पहले ना वहां पर पहुंच जाए. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि वो सेकेंड फ्रंट में सक्सेसफुल रहे. तो अब उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम किसको इन्वेड करेंगे? जर्मनी को. आई होप दिस मच इज क्लियर. So as we are doing the assault on Germany, so अब आप देखोगे कि मोंटेगोमेरी और ईजनहोवर के बीच में पहले एक सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट रहा. यानी कि आपके ब्रिटिशर्स और अमेरिकन के बीच में एक सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट रहा कि भाई कौन अपने प्लान को फॉरवर्ड करेगा, मतलब फॉलो करेगा इन्वेजन ऑफ जर्मनी के लिए. सो कॉन्सिक्वेंटली Eisenhower had his way. यानी कि Eisenhower के प्लान को एक्सेप्ट किया गया and allied troops were dispersed over a 600 mile front. जितने allied troops थे उनको 600 mile front तक फैलाया गया, but with unfortunate results. उन्होंने ईजनहोवर के प्लान को फॉलो किया लेकिन इसके बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स रहे. अब हमें ये देखना है कि क्या अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स रहे भाई, कि क्यों यहाँ पर इनको अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स बोला गया है. सो नंबर 1, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हिटलर, लाइक हाउ हिटलर रिएक्टेड टू इट, बिकॉज जर्मनी के लीडर आपके मेन कौन है? हिटलर. तो अब हिटलर देखते हैं हिटलर ने किस तरीके से रिएक्ट किया है. So Hitler was able to launch an offensive through the weakly defended Ardennes towards Antwerp. ठीक है, तो Hitler was able to launch an offensive, यानी कि हिटलर ने अटैक लॉन्च करने में हिटलर आपके सक्सेसफुल रहे. हिटलर ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया थ्रू दी वीकली डिफेंडेड आर्डेनेस. वीकली डिफेंड जो हो रहा था आर्डेनेस, उधर हिटलर ने अटैक लॉन्च किया टुवर्ड्स एंटवर्प. तो एंटवर्प वाली जगह पर आर्डेनेस के थ्रू होते हुए हिटलर ने अटैक लॉन्च किया. तो बेसिकली अगर कोई भी जगह आपकी वीक है और वहां से कोई आपका एनिमी अटैक करता है, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन देयर अटैक, isn't it? So the weakly defended Ardennes towards Antwerp. तो हिटलर ने बहुत ही दिमाग के साथ क्या किया, जो उनका वीकली डिफेंडेड एरिया था आर्डेनेस वाला, वहां से उन्होंने अटैक किया. Now coming on to the second very important point. The second very important point is the Germans broke through the American lines. तो जो आपके जर्मन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रोक कर देते हैं अमेरिकन लाइंस को. द जर्मन्स ब्रोक थ्रू द अमेरिकन लाइंस एंड एडवांस्ड 60 miles, causing a huge bulge in the front line, December 1944. So what happened at that point of time is very interesting. So what happened was कि जो आपके जर्मन्स होते हैं, जर्मन्स ब्रोक थ्रू दी अमेरिकन लाइंस, यानी कि जो अमेरिकन लाइंस होती हैं उनको आपके जर्मन्स ब्रेक कर देते हैं. एंड
एडवांस 60 माइल्स तक वो आगे जाते हैं और जो आपके अमेरिकन लाइंस होती हैं उनको ब्रेक करते हैं एंड कॉजिंग अ ह्यूज बल्ज इन दी फ्रंट लाइन, और फ्रंट लाइन के अंदर एक बहुत बड़ा बल्ज क्रिएट कर देते हैं. इट हैपेंड इन द टाइम पीरियड दिसंबर 1944. सो इतना सिंपल है. इधर हमने ये डिस्कस किया है कि हमने ईजनहोवर की पॉलिसी को मान लिया कि पहले मोंटेगोमेरी और ईजनहोवर आपस में डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं मेरा प्लान अडॉप्ट करो, मेरा प्लान अडॉप्ट करो. देन इवेंचुअली दे एग्रीड अपॉन ईजनहोवर्स प्लान कि हम आपका प्लान फॉलो करते हैं और इस तरीके से हम अटैक करेंगे. देन लेकिन ईजनहोवर के प्लान के अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स रहे. क्या अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स रहे, इसको हमने 2 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है. नंबर 1, हिटलर जो वीकली डिफेंडेड एरिया होता है, ठीक है, टुवर्ड्स आर्डेनिस एंड टुवर्ड्स एंटवर्प, यहाँ वाली जगहों पे हिटलर अटैक कर देता है. तो ऑब्वियसली वीक जगह पर अटैक करेंगे तो हिटलर को फायदा होने वाला है. नाउ, और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके जर्मन्स होते हैं वो अमेरिकन लाइंस को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आ गया है. So as we are doing the assault on Germany, कि यानी कि किस तरीके से आपके जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ है. So determined British and American action stemmed the advance and pushed the Germans back to their original position. So it has been written here, determined British and American action stemmed the advance and pushed the Germans back to their original position. So यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रिटिश और अमेरिकन एक्शन ने क्या किया, जैसे ही ब्रिटिशर्स और अमेरिकन एक्शन का एडवांसमेंट हुआ तभी पुश द जर्मन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, उन्होंने जर्मन्स को वापस उनके ओरिजिनल पोजीशन पर भेज दिया. बट द बैटल ऑफ बल्ज, सो अभी हमने लास्ट पॉइंट पे अपने डिस्कस किया था ना कि हिटलर ने एक बहुत ही बड़ा बल्ज क्रिएट किया था. सो बट द बैटल ऑफ बल्ज एज इट बिकेम नोन was important because Hitler had risked everything on the attack and had lost 250,000 men. So यानी कि जैसे ही आपके ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन्स ने अटैक किया वैसे ही जर्मनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया. लेकिन जो बैटल ऑफ बल्ज रही है आपकी, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स में से रही है. क्यों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स में से रही है? बिकॉज हिटलर हैड रिस्क्ड एवरीथिंग. हिटलर ने ये सब कुछ रिस्क पे लगा दिया था और उसने अपने 250,000 मैन को लॉस्ट किया उस वॉर के अंदर. एंड नाउ द सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब आगे देखते हैं क्या होता है. सो ब्रिटिश वांटेड टू टेक बर्लिन बिफोर द रशियंस. आपको ये शुरू से ही पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग चाहते थे और आपके ईजनहोवर अलग चाहते थे. सो ब्रिटिश वांटेड टू टेक बर्लिन बिफोर द रशियंस. तो वो चाहते थे ब्रिटिशर्स की हमें जो बर्लिन है, बर्लिन क्या है आपका, जर्मनी का कैपिटल. सो ब्रिटिश वांटेड टू टेक बर्लिन बिफोर द रशियंस, कि रशियन से पहले हमें बर्लिन मिल जाए. बट ईजनहोवर रिफ्यूज टू बी हरिड. ईजनहोवर ने बोला कि भाई हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम जल्दी में कोई भी काम नहीं करेंगे. एंड बर्लिन फेल टू स्टालिन फोर्सेस. यानी कि बर्लिन को कौन ले लेता है? स्टालिन की फोर्सेस, दैट इज योर रशिया. बर्लिन फेल टू स्टालिन फोर्सेस इन अप्रैल. यानी कि आपके बर्लिन वाले रीजन को कौन कैप्चर कर लेते हैं? आपके स्टालिन. तो स्टालिन की फोर्सेस मतलब रशिया. एंड इन अप्रैल हिटलर कमिटेड सुसाइड
जैसे ही वो कैप्चर कर लेते हैं, हिटलर तब सुसाइड कमिट करते हैं एंड जर्मनी सरेंडर्ड। तो आप ये देखोगे कि स्टालिन की फोर्सेस ने जर्मनी को कैप्चर कर लिया अप्रैल के अंदर एंड हिटलर कमिटेड सुसाइड, हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया और जर्मनी ने सरेंडर कर लिया एंड जर्मनी सरेंडर्ड। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से जर्मनी का डिफीट हुआ, यानी कि दी असॉल्ट ऑन जर्मनी, किस तरीके से आपका जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ। सो नाउ हमारा जो फर्स्ट कंट्री थी इटली, उसका तो डिफीट हो ही चुका है। फिर ऑपरेशन ओवरलोड के अंदर आपका जो इन्वेजन ऑफ फ्रांस भी हो चुका है। अब दी असॉल्ट ऑन जर्मनी में हमने ये देखा कि जर्मनी भी अब हार चुका है और आपका कौन विक्टोरियस हो गया है, अलाइड पावर। ठीक है, तो एक्सेस फोर्सेस में अब सिर्फ हमारी कौन सी कंट्री बची है, जापान। सो अब देखते हैं कि किस तरीके से आपकी अलाइड पावर जापान को भी डिफीट करती है। आई होप आपको जर्मनी का डिफीट समझ में आ गया है। So now coming on to our very last country, our very last point, that is the defeat of Japan, कि किस तरीके से आपके जापान का डिफीट होता है। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि इटली का डिफीट हो चुका है और आपके जर्मनी का भी डिफीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डिफीट ऑफ जापान। देखो ये बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है कि किस तरीके से जापान का डिफीट हुआ है, बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी वेरी पॉपुलर इवेंट और इसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत बड़ा हमारे वर्ल्ड ने फेस किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट। So on 6th August 1945, यानी कि 6th August 1945 पर the Americans dropped an atomic bomb on Hiroshima, killing perhaps as many as 84,000 people। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने ड्रॉप किया एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा उसके हार्मफुल उसकी रेडिएशंस होती हैं कि वो किसी भी कंट्री को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। सो on 6th August 1945 the Americans dropped an atomic bomb on Hiroshima, killing perhaps as many as 84,000 people। So 84,000 people की डेथ हो गई थी उस एक एटॉमिक बॉम्ब से and leaving thousands more slowly dying of radiation poisoning। So जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा हिरोशिमा पे, so उससे बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकली। ऐसा माना जाता है कि आज तक हिरोशिमा वाली जगह पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, यानी कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इधर दे आर डिसेबल और उनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। तो ये रेडिएशन इतना हार्मफुल था, इतना पॉइजनस था कि उन्होंने वहां के लोगों की लाइफ को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। सो डिफीट ऑफ जापान में जो आप फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, दैट इज द एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड बाय द अमेरिकन्स ऑन हिरोशिमा ऑन 6th August 1945। तो इन्होंने 6th August 1945 पे तो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। उसके बाद 3 days later they dropped an atomic bomb on नागासाकी। 3 दिन के बाद ही अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर भी गिरा दिया, जिसकी वजह से which killed perhaps another 40,000, जिसकी वजह से और 40,000 people were killed। After this the Japanese government surrendered। तो पहले अमेरिकन्स ने हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया, जिसकी वजह से 84,000 पीपल की डेथ हुई और बहुत ज्यादा रेडिएशन
फेस किया एंड टिल डेट इन जापान पीपल आर फेसिंग दैट रेडिएशन. ठीक है, तो उस रेडिएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं. नाउ another bomb which was dropped in Nagasaki. नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उससे 40,000 पीपल मर गए थे एंड उधर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रेडिएशन फेस किया. उसका पॉइजनस रेडिएशन था. इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया. तो जापानीज गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया. तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि अब आपकी एक्सेस फोर्सेस पूरी की पूरी तरीके से हार चुकी है. वर्ल्ड वॉर में किसकी विक्ट्री हो गई है? अलाइड पावर की विक्ट्री हो गई है और एक्सेस फोर्सेस का डिफीट हो गया है. अब बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका का बॉम्ब गिराने का कोई मतलब नहीं था, उनको बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था, बिकॉज जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर. तो जापान ऑलरेडी सरेंडर करने ही वाला था. ये अमेरिकन्स ने अपना बदला निकालने के लिए उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया ताकि उनको ज़्यादा टेरिटरी मिल पाए. इस तरीके से कोई हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट देते हैं और काफ़ी सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं नहीं, इट वॉज वेरी एसेंशियल टू ड्रॉप द बॉम्ब, इट वॉज वेरी एसेंशियल टू एंड द वॉर. ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट. बट आपको ये समझना है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. So number 1 we have studied regarding the fall of Italy. तो हमने ये पढ़ा, सबसे पहले इटली का फॉल हो गया. In our second point we discussed about Operation Overlord. Operation Overlord के अंदर हमने क्या पढ़ा? The invasion of France. फिर in our third point we discussed about the assault on Germany, यानी कि जर्मनी के ऊपर किस तरीके का अटैक हुआ. Now in our fourth point we discussed about the defeat of Japan. So आपकी जो 3 मेजर एक्सेस फोर्सेस थी, कौन कौन सी? जर्मनी, इटली और जापान, तीनों का डिफीट हो गया. और कौन जीत गया? आपकी अलाइड पावर्स की विक्ट्री हो गई और एक्सेस फोर्सेस की डिफीट हो गई. और इसकी वजह से अब फिर आपका 1945 के अंदर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया. ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि आपकी अलाइड पावर विक्टोरियस रही है और एक्सेस फोर्सेस का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो गया है. विद दिस वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. Okay, so be happy, stay healthy, wish you all the luck and take care. Bye, see you soon. And don't forget to like the video, to share it and to to subscribe to the channel. And if you have any queries or doubts whether you have understood the topic or not, then you can write down in the comment section. Thank you so much. Have a great day. Stay positive, stay happy. Jai Mata Di. Bye.